हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हिस्ट्री ऑप्शनल क्रैश कोर्स में, जिसमें फिलहाल हम कवर कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के आउटकम्स के बारे में, और देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का इंडिया के ऊपर किस तरीके से क्या इम्पैक्ट रहा। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं हम आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। इंफॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी प्लस पर कुछ नए बैचेस जो हैं शुरू हो रहे हैं, जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो जाइए जाकर के इन बैचेस के अंदर एनरोल करिए, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और यूज करना मत भूलिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10। जब आप हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या किसी भी तरीके से कोई भी क्वायरीज हैं आपकी, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे आज के सेशन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक की जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड को लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के क्या आउटकम्स रहे। आफ्टर दैट हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे लास्ट में कि इंडिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर सेकंड का क्या इम्पैक्ट रहा। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखिए क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये आप सबको पता है कि बहुत ही दर्दनाक, भयानक और बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग वॉर रहा ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें तो ये 1939 से लेकर के 1945 तकरीबन 6 सालों तक जो है ये वर्ल्ड वॉर चला। जो पावर्स थी इसके अंदर जो कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी यहाँ पर, उसमें एक तरफ तो थी एक्सिस पावर्स जिसमें जर्मनी, इटली एंड जापान थे, और वहीं दूसरी तरफ थे एलाइज जिसके अंदर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन एंड चाइना। तो ये सब थे एक तरफ। तो वहीं अगर हम बात करें तो जैसे कि 1941 से लेकर के 1939 से लेकर के फिर 1941 और 43, 45, तो कुछ काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, जिनको हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में, कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैं यहाँ पर उन इवेंट्स को डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे कि 1943 के अंदर बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जर्मनी जो है स्टेलिनग्राड, यानी कि जब उसकी लड़ाई चल रही होती है रशिया से और जब वो हारने लगता है यहाँ पर, तो वो स्टेलिनग्राड के अंदर जो है जर्मनी क्या करता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। और जैसे ही जर्मनी यहाँ पर सरेंडर करता है तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उसकी पहली मेजर डिफीट मानी जाती है 1943 के अंदर। वहीं देखते ही देखते 45 तक आते आते जो रशियंस हैं वो बेसिकली बर्लिन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि बिल्कुल हिटलर के सिर के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। और हिटलर क्या करता है, वहां पर अपने आप को गोली मार लेता है, सुसाइड कर लेता है हिटलर। और अल्टीमेटली जर्मनी क्या करता है, यहाँ पर 7 मई को जर्मनी यहाँ पर सरेंडर कर देता है। तो इस वॉर के अंदर फिलहाल जो रह जाता है वो रह जाता है जापान। जापान जो है वो अब भी सरेंडर करने को यहाँ पर तैयार नहीं था। वो लगातार उसकी जो है पैसिफिक ओशन के अंदर लगातार जो है यूएसए के साथ उसका अपना नेवल पावर्स जो है आपस में लड़ रही थी। तो जिस वजह से यूएसए ने यहाँ पर जो है एटॉमिक बम्स जो है अगस्त के अंदर 6 अगस्त को हिरोशिमा में एंड 9 अगस्त को नागासाकी में यहाँ पर जो है वो ड्रॉप करता है। और वो बहुत ही ज्यादा ड्रेडफुल, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन भरा जो है ये इवेंट रहता है एटॉमिक बम्स वाला, जिसके बाद जापान भी जो है अल्टीमेटली जाकर के 14 अगस्त को क्या कर देता है, सरेंडर यहाँ पर कर देता है। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, चाहे लाइफ्स का हो, चाहे घरों का हो, प्रॉपर्टी का हो, इंडस्ट्रीज का हो, कम्युनिकेशंस का हो, ऑल ओवर यूरोप एंड एशिया हमें देखने को मिला। तकरीबन 40 मिलियन लोग, 40 मिलियन पीपल जो है उनकी डेथ यहाँ पर हो जाती है, मारे जाते हैं वो इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। वहीं अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ बेसिकली, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो इम्पैक्ट रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो ये रहा कि जो यूरोपियन स्टेट्स, जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, ये अब तक जो है पूरा का पूरा डोमिनेशन था इनका जो वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर, वो यहाँ पर इनका रोल जो है यहाँ पर खत्म होता हमें देखने को मिलता है। और ये क्या होने लग जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं। और इनके
काउंटर में यहाँ पर जो है इनकी जगह जो है इनका वैक्यूम जो है वो कंप्लीट कौन यहाँ पर करते हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर, यानी कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन जो है यहाँ पर दो बहुत बड़े पावरफुल नेशंस के तौर पर यहाँ पर एमर्ज होते हैं वर्ल्ड के अंदर। तो ये था बेसिकली कुछ बैकग्राउंड हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अब आगे चल करके हम बात करेंगे कि यूएसए एंड यूएसएसआर के एमरजेंस के अलावा और क्या आउटकम्स रहे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो आइए अब हम यहाँ पर उन आउटकम्स के बारे में जानते हैं, बात करते हैं उन आउटकम्स की। तो सबसे पहला आउटकम तो यहाँ पर ये हुआ कि जर्मनी जो यहाँ पर था उसका सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन करा गया। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर प्रीस ट्रीटी जो है हुई कहाँ पर, पोट्सडैम, जर्मनी के अंदर एक जगह थी पोट्सडैम, वहां पर ये करी गई। तो जितनी भी यहाँ पर ग्रुप्स थे जो कि यहाँ पर पार्टीज थी बेसिकली इस वॉर के अंदर, तो सबको यहाँ पर ये था कि उनको अपने रिपेरेशंस के लिए अमाउंट चाहिए थे। और उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि जो टेरिटरी थी जर्मनी की उसको आपस में यहाँ पर बांट लिया। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर कि जो जर्मनी है उसको दो सेपरेट कंट्रीज ने आपस में यहाँ पर बांट लिया, दो पार्ट्स में बेसिकली उसको बांट लिया गया। एक तो रहा ईस्ट जर्मनी जो कि किस साइड था, सोवियत यूनियन के साइड, और वहां पर जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी गई। और वहीं दूसरी तरफ था वेस्ट जर्मनी जिसके ऊपर जो है डेमोक्रेटिक स्टेट स्टैब्लिश करी गई, और वो किसके अंडर था, यूएसए यूनाइटेड किंगडम इनके अंडर था। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैप में दिखाऊं तो आप यहाँ देख पाएंगे, ये देख सकते हैं आपकी जो ईस्ट वाला एरिया है, ये रेड पोर्शन, ये किसके अंदर है, ये जो है यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के अंडर है। वहीं जो यहाँ पर आपको ये ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये हो गया, और नीचे वाला जो पोर्शन हो गया येलो वाला, ये किसके अंदर है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के अंदर, और ब्लू वाला जो पोर्शन है वो है फ्रांस के अंदर। तो इस तरीके से जर्मनी का बेसिकली क्या कर लिया गया, डिवीजन कर लिया गया। और यहाँ पर जो इनफैक्ट जो सिटी थी, बर्लिन की सिटी थी, उसको भी जो है यहाँ पर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया गया, ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन। और आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के टाइम पे भी, जब लास्ट हम 1989 के अंदर देखेंगे फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, तो वहां पर हम उसको जिक्र करेंगे। तो ये जो बर्लिन वॉल थी बेसिकली ये यही इस ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करने के लिए बने ही गई थी। ये ऐसा इसलिए करा गया था क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो ईस्ट जर्मनी से किधर की तरफ जा रहे थे, वेस्ट जर्मनी की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर ईस्ट जर्मनी ने बेसिकली क्या किया, 1961 के अंदर रशियंस ने जो है बर्लिन के आसपास जो है पूरा वॉल क्रिएट कर दी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो के अंदर वॉल बना रखी है किस तरीके से यहाँ पर, और ये हेविली गार्डेड थी, इसके ऊपर हर तरफ गार्ड्स वगैरह थे प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर 1961 के अंदर जो है ये वॉल बना देते हैं ताकि कोई भी जो है यहाँ पर वेस्ट की साइड पर ना जा पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहला जो आउटकम रहता है वो रहता है इसी जर्मनी का डिवीजन। और यही इस डिवीजन की वजह से ये कहा जाता है कि ये कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग भी था बेसिकली दिस वाज द सीट ऑफ कोल्ड वॉर। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि चाहे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी हो, बेसिकली यहाँ पर क्या है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो यहीं से जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ने जो है प्लेस अपना लेनी शुरू कर दी थी। तो पहला आउटकम तो रहा डिवीजन ऑफ जर्मनी। इसके बाद यहाँ पर क्या रहा, डिकॉलोनाइजेशन। देखिए हो क्या रहा था, जैसे कि हमने देखा कि जो ब्रिटेन था और फ्रांस था या कहीं जर्मनी था, इटली था, इन लोगों का क्या था कि हर तरफ जो है इन्होंने अपनी कॉलोनीज जो है पिछले कई सालों से जो है क्या कर रखी थी, एस्टैब्लिश कर रखी थी। बहुत बड़ी तादाद में जो है हर जगह इनकी कॉलोनीज थी, चाहे ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो। बट जैसे ही यहाँ पर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होता है तो ब्रिटेन और फ्रांस बेसिकली दोनों क्या है यहाँ पर, अगर हम फ्रांस की पर्टिकुलरली बात करें तो फ्रांस तो यहाँ पर बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उसके पास कोई पैसा ही नहीं होता खर्च करने के लिए या अपने अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए। ऊपर से उसको इतना ज्यादा जो है यहाँ पर अपना लोन्स वगैरह डेट इतनी ज्यादा हो जाती है उसके ऊपर। तो वो क्या है बेसिकली कि अपने डोमेस्टिक और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स दोनों को एक साथ जो है कन्फ्रंट नहीं कर पाता, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे चाहे ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो, इनका एक तो सबसे पहली बात जो इनका मिथ था कि इन लोगों को हराया नहीं जा सकता, यूरोपियन पावर्स को इनका डोमिनेंस हमेशा रहेगा, वो मिथ सबसे पहले यहाँ पर टूटा। उस दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुई, जगह जगह लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करा, इनकी सॉरी इनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करा। और वहीं देखते ही देखते धीरे धीरे ये लोग अपनी कॉलोनीज वगैरह जो है खोने लगे। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम बात करें तो 1960s तक आते आते अफ्रीका हो चाहे एशिया हो, यहाँ पर लगभग लगभग इन कॉलोनियलिज्म का जो है एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 1960s के अंदर, ठीक है। एंड द मेजर आउटकम जो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रहा
वो रहा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ। देखिए जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, वो सबसे मेन चीज यहाँ पर मानी जाती है। देखिए था क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर जो एलीज थी, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन एंड चाइना, इन लोगों ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट करा कि हम लोगों को एक इस तरह की संस्था, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कि मैनकाइंड के हित में काम करे, लोगों के हित में काम करे और पीस के लिए, एक लॉन्ग लास्टिंग पीस को रिस्टोर करने में यहाँ पर हेल्प करे। तो पीस बिल्डिंग के काम के लिए यहाँ पर इन्होंने एक ऐसी संस्था बनाने की सोची जो कि ये काम करेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके थे कि जो यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस ऑलरेडी था वो बिल्कुल ही फेल हो चुका था, वो कुछ नहीं कर पाया था यहाँ पर। तो बेसिकली हुआ क्या कि 51 कंट्रीज ने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो है एक चार्टर साइन किया अप्रैल 1945 में, और यहाँ पर यूएन का बर्थ होता है। आगे चल करके जब अभी हम यूएन के बारे में बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा विस्तार में वहां पर समझेंगे, बट यहाँ पर एक मैं आपको एक आउटकम अभी बता रहा हूँ। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो बड़ी ग्रेट पावर्स, एक तरफ यूएसए एंड दूसरी तरफ जो है हमारा यूएसएसआर, इनका जो है यहाँ पर क्या हो रहा था, इंटरनेशनल स्टेज पे बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर अब ये लोग डिवाइड करने वाले थे आपस में। एंड द मेन थिंग वाज दैट देयर कंट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज, इन दोनों की आइडियोलॉजीज जो एकदम कंट्रास्ट थी यहाँ पर। एक तरफ यूएसएसआर जो था वो यहाँ पर बात करता था कम्युनिज्म की, एंटी कैपिटलिज्म की, और वहीं दूसरी तरफ जो यूएसए था वो प्रो कैपिटलिस्ट था, और कहें तो वो डेमोक्रेसी वगैरह इस तरह की चीजों के बारे में बात करता था। तो यहाँ पर एक वो चीज हमें देखने को मिलती है कि इन दोनों के बीच में जो है लगातार टेंशंस, एनिमोसिटी और एक वॉर के खतरा यहाँ पर बना रहता था, काउंटर चार्जेस वगैरह लगते रहते थे। तो जिस वजह से इन कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज की वजह से तकरीबन तकरीबन 50 ईयर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है इस कोल्ड वॉर का हमें देखने को मिलेगा। वहां पे जब ये कोल्ड वॉर हो रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एंड यूरोप के अंदर जो नेशंस इसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे एक तरीके का नया मूवमेंट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल लॉबी में, जिसको बोला जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट वाज अनदर आउटकम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या कहें इफ वी एसोसिएट इट विद द कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर के काउंटर में, कोल्ड वॉर के अगेंस्ट जो है यहाँ पर एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करा गया बेसिकली। इसमें क्या था कि जो नए सोवरेन स्टेट्स बने थे, जिनको 1960s में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वॉर यहाँ पर इनको क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था, चाहे इंडिया हो, चाहे और अफ्रीकन या एशियन कंट्रीज हो जिनको यहाँ पर मिला है इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर क्या करा गया, बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग इस कोल्ड वॉर के मसले में, इस झमेले में हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पड़ेंगे और हम इससे जो है दूर रहेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट की जो है यहाँ पर आवाज उठाई। जवाहरलाल नेहरू जो कि उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर जितने भी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज जो भी लिबरेट हुए थे उनके साथ यहाँ पर बात करी, उनको कहा कि हमें जो इकट्ठा होना चाहिए एक इंटरनेशनल पावर के तौर पर, और हमें इस मसले में जो ये अपना कोल्ड वॉर का मसला है इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो वो चीज एक नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इंडिया का इसके अंदर बहुत ही मेजर रोल था। तो ये था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में कुछ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप एक न्यूज़पेपर कटिंग देख सकते हैं जिसमें लिखा है 50 यूनाइटेड नेशंस साइन चार्टर टू कीप फ्यूचर वर्ल्ड एट पीस। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है कि कैसे 1945 के अंदर जो है यूनाइटेड नेशंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि उसको एस्टैब्लिश करा जा रहा है। सो दीज वर सम आउटकम्स। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इकोनॉमिक्स की फील्ड में बात करें, इकोनॉमी को लेकर के, इकोनॉमिक के रेफरेंस में बात करें, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या था कि जैसे कि हमने वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बाद में बात करी थी, तो तब हमने देखा था वहां पर कौन से प्लान आया था अमेरिका की तरफ से। एक था वहां पर डेविस प्लान, जिसमें इन्होंने क्या करा था बेसिकली कि जर्मनी को इन्होंने लोन दिया था, और जर्मनी को लोन देकर के इन्होंने क्या करा था, उसको कहा था कि भाई तू अपना यहाँ पर काम वगैरह शुरू कर और उससे अपना जो है अपना रिपेरेशंस वगैरह, अपने इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे कर। वो हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है क्या होता है कि नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर स्टैब्लिश करा जाता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होती है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस जो है, फॉर्मली यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है, अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर होती है, न्यू हैम्पशायर में होती है। और ये कब होती है, 1944 में होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ पर जर्मनी की लगातार हार दिखने को लगती है कि लगातार सोवियत यूनियन और बाकी सारी कंट्रीज जो है, एलीज जो है, जर्मनी के ऊपर हावी हो रहे थे, तो यहाँ पर इन लोगों ने समझ लिया कि अब जर्मनी कुछ ही चंद दिनों का मेहमान है,
तो व्हाट दे डिड इज, इन्होंने 1944 जुलाई के अंदर एक मीटिंग करी कि भाई फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं पोस्ट वॉर, जो इतना सारा नुकसान हो गया, इतने ज्यादा जो लोन ले लिए हैं, इतना ज्यादा जो डेट बढ़ गया है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स किस तरीके से करने हैं पोस्ट वॉर में वर्ल्ड के अंदर। तो वो चीज यहाँ पर इसमें जो एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, न्यू हैम्पशायर के अंदर जो हुई, इसमें यहाँ पर डिसाइड किया गया। तो बेसिकली यहाँ पर दो नतीजे निकल करके आए, दो डिसीजंस यहाँ पर लिए गए। पहला तो यहाँ पर डिसीजन लिया गया एक इंटरनेशनल बैंक बनाने का, जो कि रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम करेगा, जिसको आज की डेट में हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसका बेसिकली क्या मत का काम था कि ये जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पर कैपिटल प्रोवाइड कराएगा स्टेट्स को, जिनको यहाँ पर फॉरेन एड की जरूरत होगी रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करी गई। कहा गया कि एक ऐसी संस्था बनाएंगे हम लोग कि जो शॉर्ट टर्म इम्बैलेंसेस जो होंगे इंटरनेशनल पेमेंट्स के अंदर, बेसिकली जो एक्सचेंज रेट्स को स्टेबलाइज करेगा, वो सब यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करके एक संस्था बनाएंगे। इसका यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस तरह का एक नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर क्या एस्टैब्लिश हुआ। एक तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हुई, जिसको उस टाइम पे बोला जाता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वहीं दूसरी तरफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हुई, जिसको यहाँ पर शॉर्ट टर्म इम्बैलेंसेस जो थे इंटरनेशनल पेमेंट्स के, उनको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर रखा गया। और जो यहाँ पर एक करेंसी रखी गई बेसिकली कि किसके आधार पर जो एक्सचेंज रेट वगैरह स्टेबलाइज करे जाएंगे, तो वो यहाँ पर यूएस डॉलर रखी गई। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी में दे दूं। तो इस तरीके से एक नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर स्टैब्लिश करा गया। इसके बाद तो ये सब कुछ आउटकम्स थे बेसिकली, जो कि वर्ल्ड वॉर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें देखने को मिले। हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो आज की डेट में हम यूरोपियन यूनियन देखते हैं, उस टाइम पे वहां पे ये यूरोप के नेशंस ने, ग्रेट ब्रिटेन और आसपास के इन सब लोगों ने जो है एक संस्था बनाई थी उस टाइम पर भी, यूरोपियन स्टील एंड कोल करके थी वो, जो कि ट्रेड एंड बिजनेस में उस टाइम पे देखती थी, जो कि आगे चल करके यूरोपियन यूनियन के नाम से जानी जाएगी। और आगे फर्दर उसमें जब इम्प्रोवाइजेशन होंगे और चीजें एडअप होंगी, तो एक तरीके से नए इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर जो यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ, उसमें यूरोपियन यूनियन का भी हिस्ट्री या कहें अगर हम फॉर्मेशन का इतिहास जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली दीज वर सम आउटकम्स जो कि हमने डिस्कस करे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा किस तरीके से जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि डीकोलोनाइजेशन हो रहा था सब तरफ। तीसरा हमने देखा कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो रहे थे, यूएस एंड यूएसएसआर बड़ी पावर्स के तौर पर एमर्ज हो रहे थे। फिर हमने देखा कोल्ड वॉर की बिगिनिंग हो रही थी यहाँ पर। उसके बाद हमने देखा कि एक नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर यहाँ पर एस्टैब्लिश करा जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, ये बहुत ही ज्यादा फियर्स और डिवास्टेटिंग तो था ही था, बट इससे मेन चीज क्या थी कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जो इससे बची हो। सारी की सारी कंट्रीज इसके इन्फ्लुएंस में चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा वो आई ही थी। और बेसिकली व्हाट ही डिड इज, व्हाट दिस इवेंट डिड इज, कि इन्होंने जो इंपीरियलिज्म का फेस था उसको बदल करके यहाँ पर रख दिया। न्यू इंपीरियलिज्म करके जो है चीजें यहाँ पर आने लगी। अगर न्यू इंपीरियलिज्म की हम बात करें तो एक तरीके से जैसे ये हम देख रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो यहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा था, ये उसी का एक एग्जांपल है बेसिकली। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो बैलेंस ऑफ पावर थी जो कि ब्रिटेन के हाथ में थी, वो यहाँ पर किसके हाथ में चली गई, अमेरिका के हाथ में यहाँ पर चली गई। और एक लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशंस करके ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैब्लिश करी गई। तो ये बेसिकली था इसका कंक्लूजन। और दीज वर ऑल अबाउट द आउटकम्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जहां तक अभी तक जो है हमने यहाँ पर आउटकम्स के बारे में डिस्कस कर लिया। मीनवाइल एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा, उसके बाद हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, उस चीज को देख लीजिए। जैसे कि आप सबको पता है कि 2021 के लिए यूपीएससी ने प्रीलिम्स की डेट यहाँ पर निकाल दी है, इट्स 27 जून। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक साल से भी कम का समय बचा है 2021 के लिए। वहीं कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2022 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर अनअकैडमी कुछ बैचेस लेकर के आया है, जो कि आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगे। अगर उन बैचेस के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो अगर देखें 2021 के बैच, तो 3 बैचेस यहाँ पर अनअकैडमी लेकर के आया है, जिसमें बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स, हिंदी जीएस बैच कोर्स एंड इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, जो कि 28 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फुल ईयर के बैच कोर्स रहेंगे ये। फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इनमें प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज होंगी विद एनालिसिस, साथ साथ पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू तक की आपको प्रिपरेशन इनमें कराई जाएगी। इसके अलावा 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर एक
2 इयर्स का बैच कोर्स जो है अनअकैडमी लेकर के आ रहा है, जो कि 28 सितंबर से ये भी स्टार्ट हो चुका है। फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा इसमें भी टॉप एजुकेटर्स द्वारा। साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेंगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू तक की आपको प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। सो जाइए जाकर के इन बैचेस में अपने आप को एनरोल करिए और अनअकैडमी के साथ अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करिए। यूपीएससी सीएससी के लिए चाहे 2021 आपका अटेम्प्ट है, चाहे 2022, दोनों बैचेस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो आप अनअकैडमी को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलग अलग मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं यहाँ पर, 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ। द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई, दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है। बात करें 24 मंथ वाले कोर्स की, जिसकी कॉस्ट है 64,000, तो जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10, यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 64,000 वाला कोर्स आपको पड़ेगा 57,600 में, यानी कि यहाँ पे आपको 6400 का क्या हो रहा है, डिस्काउंट मिल गया। तो जाइए जाकर के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए। एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए मत भूलिए और यूज करना हमारा रेफरल कोड रैंक 10। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। ये आप देख सकते हैं तस्वीर 1945 की, जिसमें सारे के सारे जो डेलीगेट्स हैं बेसिकली यहाँ पर या कहें देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंट्रीज के, वो यहाँ पर साइन वगैरह कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर गठन किया जा रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए जो यूनाइटेड नेशंस है, जिसको हम यूएन के नाम से भी जानते हैं, वो बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका मेन मकसद यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन और पीस यहाँ पर बेसिकली एक मेंटेन करना इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर, ताकि जो बेसिकली इनइफेक्टिवनेस थी लीग ऑफ नेशंस की, उसको यहाँ पर खत्म करना। बेसिकली ये किसके जगह पर बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस की जगह पर बनाया गया था। और हमारे प्रीवियस सेशंस में हम देख चुके हैं कि लीग ऑफ नेशंस जो है इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में बिल्कुल ही यहाँ पर नाकाम रहा था। बट जब इसकी जगह ये यूनाइटेड नेशंस आया, ये बेसिकली क्या था, ये और ज्यादा थोड़ा सा पावरफुल था कंपेयर टू द लीग ऑफ नेशंस। और इसने जो है, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें, आज तक काफी ज्यादा जो है इसने इन लास्ट 75 ईयर्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है। तो जो ये बेसिकली ये था हमारा यूनाइटेड नेशंस, ये 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर इस्टेब्लिश करा गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो बेसिकली करा क्या गया था, नीड क्यों थी इसकी? देखिए क्या था कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के, जो फेमस पॉलिटिशियंस थे, तो उन्होंने देखा कि यार अगर कोई, हमने जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक संस्था बनाई और हमारा उद्देश्य ये था कि ये संस्था बेसिकली क्या करेगी, ये मेंटेन करेगी पीस को, एक इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करेगी, बट वो फेल रही। तो इन्होंने यहाँ पे सोचा कि हमें एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की यहाँ पर नीड है जो कि मैनकाइंड की सिक्योरिटी के बारे में बात करे और लॉन्ग लास्टिंग पीस यहाँ पर एस्टैब्लिश करे, किधर, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पर क्या करा कि 1943 के अंदर बेसिकली मॉस्को के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है और उस मॉस्को की कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर डिस्कस करा जाता है कि इस टाइप की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और इस जो ये मॉस्को कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर जो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो थे, एक तो सोवियत यूनियन के, यूएसए के, ग्रेट ब्रिटेन के, फ्रांस के और चाइना के। इन लोगों ने आकर के यहाँ पर, जिनको फाउंडिंग मेंबर्स माना जाता है, यहाँ पर 1943 के अंदर डिसाइड करा, डिस्कस करी चीजें, एक्सेप्ट करी चीजें, और उसके बाद काफी सारी मीटिंग्स हुई और इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली आउटलाइन करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा गया इसका, और फाइनली सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर अप्रैल जून 1945 के अंदर इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाइनल शेप दी गई। तो यहाँ पर इसका डिसीजन कब लिया गया कि बनाना है, मॉस्को कॉन्फ्रेंस 1943 के अंदर, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के कब तैयार हुआ, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस अप्रैल जून 1945 के अंदर। तो यहाँ पर हुआ गया कि जब ये अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 24 1945 के अंदर जब ये यूनाइटेड नेशंस का कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज के आगे रखा गया, तो उस टाइम पे इनिशियली 51 स्टेट्स वर द फाउंडिंग मेंबर्स। 51 स्टेट्स ने, 51 कंट्रीज ने जो है इसको साइन करा चार्टर को, जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर। और आज की अगर हम बात करें प्रेजेंट डे की, तो समवेयर अराउंड 190 मेंबर्स जो है यूनाइटेड नेशंस के हैं। तो आप देख सकते हैं कि 51 से लेकर के 190 के अप्रॉक्स, तो यहाँ पर कितना ज्यादा जो है यूनाइटेड नेशंस एक बड़ी संस्था, ग्लोबल संस्था है आज की डेट में। अगर हम बात करें यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम उस टाइम पर इस्टेब्लिश करा गया,
वो बेसिकली यहाँ पर किस पे करा गया, 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर यहाँ पर उसको रखा गया था कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स इसके बेसिकली यहाँ पर होंगे। बट आज की डेट में अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें आज की डेट में 5 ही देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हमें 5 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो इसमें यहाँ पर 6th प्रिंसिपल था इसका बेसिकली, जो कि ट्रस्टीशिप काउंसिल था, ये क्या है कि 1994 में इसके ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो पलाव करके एक जगह होती है, जो लास्ट रिमेनिंग यूएन ट्रस्टी टेरिटरी होती है आउट ऑफ द 11, वो यहाँ पर फाइनल इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इसके साथ इस ट्रस्टीशिप काउंसिल के भी जो है काम जो है यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। हम इसके बारे में ज्यादा, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पर मैं एक आपको रेफरेंस बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन करा गया था, स्ट्रक्चराइजेशन इसका किस टाइप से करा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी ऑब्जेक्टिव्स की, तो जो ये यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे मेन। पहला तो यहाँ पर सिक्योरिंग पीस, कि जो एक पीस है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, उसको यहाँ पर मेंटेन करना। क्यों करना, क्या रीजन था इसके पीछे, रूट का कॉज क्या था इसका, कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके अंदर जो लीग ऑफ नेशंस यहाँ पर फेल हो गया उस पीस वाले ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो ये इसका रूट कॉज था। वहीं दूसरा कारण यहाँ पर था इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करना, बिकॉज 1930s के अंदर हमने देखा था किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। तो यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस रहेगा, इसका ये भी टास्क होगा, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होगा। तीसरा इसका मकसद था यहाँ पर कि ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। क्यों ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमने 1930s से 1940s तक देखा था कि इस तरीके से जो है नाजीज ने, हिटलर ने बेसिकली क्राइम्स करे थे ज्यूज के अगेंस्ट, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट। तो इस तरीके से माइनॉरिटीज को बेसिकली, उनको जो लोग हैं उनके राइट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस को ये ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन का भी टास्क या कहीं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया। तो बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स थे यूनाइटेड नेशंस के। पहला तो सिक्योरिंग पीस, दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर बात करें हम इस यूनाइटेड नेशंस की, तो काफी सारी सक्सेस भी यूनाइटेड नेशंस की हमें देखने को मिली है। चाहे पैलेस्टीन का इशू हो 1947 के अंदर, या कोरियन वॉर्स हो, या आगे चल करके 1956 के अंदर स्विस क्राइसिस हो, स्विस कैनाल के अंदर क्राइसिस, स्विस में क्राइसिस हुए थे, या अगर हम बात करें जो गल्फ वॉर हुआ 1991 के अंदर, तो इस सब में काफी सारी सक्सेसेस हैं कि इन्होंने एक पीस यहाँ पर रिस्टोर करके रखी पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, और सॉल्यूशंस यहाँ पर निकाले नेगोशिएशंस के थ्रू। खैर उसमें कुछ लोगों ने माने, कुछ ने नहीं माने, जैसे पैलेस्टीन का इशू है। वहीं कुछ फेलियर्स भी हैं, जैसे हमारा कश्मीर का इशू, इंडिया का कश्मीर का इशू इज अ बिग फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने जो है इन लास्ट 75 ईयर्स काफी ज्यादा जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, यहाँ पर इफेक्टिव तौर पर यहाँ पर काम करा। तो ये था बेसिकली कुछ यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब यहाँ पर अगर अब तक की बात करें, तो अब तक जो है हमने बेसिकली आउटकम्स के बारे में डिस्कस कर लिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, और यूनाइटेड नेशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आगे चल करके अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इंडिया के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट रहा, या क्या क्या चीजें थी, किस तरीके से इफेक्ट करा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इंडिया को, उसको हम डिस्कस करेंगे। मीनवाइल एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेकर के आ रहा है अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जो डेली 7:30 बजे हुआ करेगी अनअकैडमी ऐप पर। 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करंट अफेयर से दिए जाएंगे, 20 मिनट का समय दिया जाएगा, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज है ये बेसिकली, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। एज यू ऑल नो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको एनरोल करने से, इसमें टेस्ट देने से डेली आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चाहिए जाकर के इसमें एनरोल करिए अनअकैडमी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं अगर हम बात करें अनअकैडमी आर्टिकुलेट, अनअकैडमी यूपीएससी करंट अफेयर, दीज आर सम यूट्यूब चैनल्स जिन पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। अनअकैडमी लक्ष्य हो गया, अनअकैडमी एक्सपेडिशन हो गया। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी आर्टिकुलेट एंड फेसबुक चैनल पर भी आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ। तो जाइए जाकर के अनअकैडमी को ज्वाइन करिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर अब इंडिया के इम्पैक्ट की, कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का इंडिया के ऊपर किस तरीके से क्या इम्पैक्ट रहा, आइए अब उस चीज को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या था बेसिकली यहाँ पर, कि जो ब्रिटिश इंडिया है था उस टाइम पर, उन्होंने बेसिकली किसकी तरफ से लड़े, वो ब्रिटेन की तरफ से लड़े। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया जो है ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था।
तो यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो है इंडिया ने जो है एलीज की तरफ से यहाँ पर लड़ाई करी। काफी सारे सोल्जर्स इंडिया की तरफ से यहाँ पर गए, लड़े जो जाकर के, और इंडिया ने बेसिकली फूड ग्रेन्स के तौर पर भी यहाँ पर सप्लाई वगैरह करी और इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प करा। जिसका रिजल्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें कि कई हजार सोल्जर जो है इंडिया के यहाँ पर जो है मारे जाते हैं इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, जो जर्मनी जापान से लड़ते हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो इंडिया है बेसिकली वो यहाँ पर इस रिलेक्टेंट, जो इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप थी बेसिकली, वो यहाँ पर तैयार नहीं थी इस वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने में, बिकॉज उस टाइम पर कुछ काफी ज्यादा मनमुटाव था ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पर इंडिया के अंदर। और जो यहाँ की हमारी आर्मी थी ये बेसिकली विदाउट एनी डिस्कशन विद द कांग्रेस एट दैट टाइम, उनसे बिना किसी कांग्रेस के डिस्कशन के जो है इन लोगों ने जाकर के पार्टिसिपेट कर लिया था। बट यहाँ पर कुछ करा नहीं जा सकता था बिकॉज वी वर अंडर द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। तो यहाँ पर इंडिया का अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो एक तरीके से एक्सीडेंट के तौर पर, क्योंकि उस टाइम पर हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, तो यहाँ पर करा गया। हालांकि काफी ज्यादा क्राइसिस सेक्रीफाइसेस इंडिया को यहाँ पर देखने को मिले, हमारे सिटीजन्स को बहुत ज्यादा मिजरीज हुई, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, क्योंकि 1943 के अंदर बंगाल के अंदर जो है फेमाइन भी आ गई थी। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा फूड शॉर्टेज हो गई, फूड क्राइसिस हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, काफी ज्यादा लोग जो है मैल न्यूट्रिशन के कारण, भुखमरी के कारण मर गए इंडिया के अंदर। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान भी हुआ। बट वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर पॉलिटिकल तौर पर, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर तकरीबन तबाह हो चुका था इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जिस वजह से ब्रिटेन काफी ज्यादा कैपिटल और अपना पावर जो थी उसकी बेसिकली यहाँ पर खो चुका था वर्ल्ड के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें उस टाइम पे जो हमारी लीडरशिप थी, जिसमें महात्मा गांधी प्रोमिनेंट फिगर थे उस टाइम पर, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि इंडियंस को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा और कहा कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर इस टाइम पे आवाज उठानी है। दिस इज द टाइम ऑफ डू और डाई। आप सबको पता होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर महात्मा गांधी ने करा और डू और डाई का यहाँ पर स्लोगन दिया गया। तो जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया के अंदर एक क्रिप्स मिशन जब आया तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर करा गया। तो जिस वजह से यहाँ पर क्या देखने को हमें मिलता है कि मेन रीजन यहाँ पर क्या था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था कि हिटलर अपना एक्सपेंशन कर रहा था, ठीक है, जर्मनी में अपनी कॉलोनीज बढ़ा रहा था, उसने पोलैंड के ऊपर अटैक करा, तभी तो पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। वही चीज लेकिन ब्रिटेन यहाँ पर पिछले कई सेंचुरीज से करता आ रहा था, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और जगहें हो, उसने अपनी कॉलोनीज यहाँ पर बढ़ा रखी थी। तो लोगों ने यहाँ पर क्या करना शुरू करा, आवाज उठानी शुरू करी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि आप भी तो ये कॉलोनाइजेशन कर रहे हो, आपकी पॉलिसी भी तो गलत है ये बहुत ज्यादा। बेसिकली उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिशर्स को चैलेंज करना शुरू करा। तो जैसे ही 1945 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो है यहाँ पर तख्ता पलट होता है, यहाँ पर नई पार्टी आती है, बेसिकली पावर का चेंज होता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है, लेबर पार्टी आती है और इसके प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो चुन करके आते हैं क्लेमेंट एटले। तो वो यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनलिज्म की और रेशियल इक्वालिटी की बात करते हैं, वो यहाँ पर साथ साथ लिबरल प्रिंसिपल्स की वो यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे ही लेबर पार्टी यहाँ पर आती है वो क्या करती है, यहाँ पर प्रोसेस शुरू कर देती है कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंट अब करेंगे। तो 1947 के अंदर बेसिकली आप सबको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। तो यही सब चीजें जो है वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है और दिखाते हैं कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा, किस तरीके से इंडिया को यहाँ पर आजादी मिली। So this was all about the today's session. In our today's session, we have discussed about outcomes of the Second World War. जिसके बाद हमने बात करी हमारा यूनाइटेड नेशंस के बारे में और लास्ट में देखा कि इंडिया के ऊपर किस तरीके से क्या इम्पैक्ट रहा इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के सेशन में हमने ये सब चीजें डिस्कस करी हैं। इन आवर टुमारो सेशन, इन आवर नेक्स्ट सेशन, वी विल डिस्कस अबाउट द कोल्ड वॉर। So before ending up with our video today, with our session today, there is an important information। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पर बेनिफिट्स अगर मैं आपको बताऊं तो पहला बेनिफिट ये है कि घर बैठे सेफ एनवायरनमेंट के अंदर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी सारे के सारे कोर्सेज को, जिससे हॉलिस्टिक प्रिपरेशन होगी आपकी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपका एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाएगा, साथ साथ आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और मेंटोरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा एंड एक्स सिविल सर्वेंट्स द्वारा। सो जाइए जाकर के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स, अनअकैडमी को वन स्टॉप सॉल्यूशन कहा गया है फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन।
तो जाइए सब्सक्राइब करिए और एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए मत भूलिएगा यूज करना हमारा रेफरल कोड रैंक 10। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के सेशन में हमने डिस्कस करा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटकम्स के बारे में, देखा किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर गठन करा गया, उसको हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बहुत डिटेल में बात करी, एंड एट द एंड हमने देखा कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो थैंक यू, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।